वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं आज़ाद प्रभाकर। लोकतंत्र के अंदर सिविल सोसाइटी का काम होता है कि अपनी सत्ता के ऊपर में अंकुश रखे। ये सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक और नागरिकों के संगठन। कमोबेश हमारे देश में स्थिति उल्टी होती जा रही है। सत्ता दिन ब दिन निरंकुश हो रही है और सत्ता चाहती है कि वो नागरिकों के ऊपर और नागरिकों के संगठनों के ऊपर पूरा नियंत्रण स्थापित करे। इसी सिलसिले में एक और कड़ी जुड़ी है जिसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। कल हमारे संसद से विपक्ष गायब था और सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 बिना किसी चर्चा के राज्यसभा से भी पारित करवा लिया और जिसके बाद ये बिल अब एक कानून की शक्ल ले चुका है। देश और दुनिया के सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि भारत में सामाजिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है ताकि सरकार की कमियों को उजागर करने वाले इन संगठनों की आवाज दबाई जा सके। पर सरकार का दावा है कि देश की अंदरूनी राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए कानून लाया गया है। तो चलिए हमारी सरकार के मकसद को समझने के लिए थोड़ा पीछे से शुरुआत करते हैं। मार्च 2014 दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों को विदेशी चंदा लेकर एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया और चुनाव आयोग से इन दोनों प्रमुख पार्टियों के ऊपर कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके जवाब में मोदी सरकार ने जो नियम थे, जो कानून थे, उन्हीं को कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर बदल दिया कि विदेशी चंदा लेने की स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल की कोई स्क्रूटनी नहीं की जा सकेगी। और ये जो सुधार थे ये कब से बैक डेट से लागू किए गए, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से साल 1976 से ये कानून प्रभावी किए गए ताकि किसी भी राजनीतिक दल के पुराने व्यवहारों को भी कार्रवाई के दायरे में ना लाया जा सके। आमतौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल एक दूसरे के विदेशी चंदे को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। 2018 में भी बिना पारदर्शिता के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा जमा करने के लिए कई कानूनों में एक साथ फेरबदल किए गए ताकि उसे भी हर तरीके की स्क्रूटनी और ऑडिट से बाहर रखा जा सके। यहां तक कि चंदा देने वाली कंपनी को भी इसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होगी और इनकम टैक्स भी इस मामले में पूछताछ नहीं कर पाएगा, ऐसे प्रावधान किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से आने वाला 95% चंदा सिर्फ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास आता है। तो एक राजनीतिक दल जो सामाजिक क्षेत्र के चंदे के बारे में पारदर्शिता के लिए इतना गंभीर नजर आता है, वो अपने विदेशी चंदे का हिसाब मांगने पर जनता को ठेंगा क्यों दिखा देता है? पीएम केयर फंड में जमा किया गया हजारों करोड़ रुपया जिसका हिसाब किताब सरकार हो या प्रधानमंत्री देश की जनता को आखिर क्यों नहीं देना चाहते? ना ही सूचना के अधिकार में भी आप पीएम केयर फंड की जानकारी मांग सकते हैं। तो ये विरोधाभास क्यों है? एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि उसे सामाजिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विदेशी चंदे से अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप का खतरा लगता है, तो दूसरी तरफ हमारे ही देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम के विदेशों से पैसा भारत लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि अभी बताया गया कि लगभग 2100 करोड़ रुपए पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पे खर्चा हुए हैं। तो देश की जीडीपी बढ़े ना बढ़े पर विदेशी निवेश बढ़ा है, यह कहकर सरकार हमेशा अपनी खुद की पीठ थपथपाती रहती है। रिटेल से लेकर मीडिया क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए मार्ग खोले जा रहे हैं। सुनिए बीजेपी के प्रचार वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा। Do you know that India has attracted $22 billion worth of foreign direct investment during the lockdown itself, with more than 90% of this coming through the automatic route? I did not know about the exact number, but I heard about biggies like Apple, Amazon, etc. are investing to make in India. That's good news for India. अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब विदेशी पैसों से खतरा क्या सिर्फ सामाजिक क्षेत्र और विकास कार्यों में ही है? क्या देश के मीडिया में,
रक्षा क्षेत्र में, राजनीतिक दलों तक में आया हुआ विदेशी पैसा क्या कोई खतरा पैदा नहीं करता है? जब हम विदेशी कंपनियों के बनाए हुए लड़ाकू विमान देश की रक्षा में तैनात कर सकते हैं, तो विदेशी चंदे से समाज के पिछड़े तबके के लिए किया जाने वाला विकास कार्य कैसे इस देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है? अब इस नए कानून में सरकार ने एक बेसिर पैर की शर्त लगा दी है कि विदेशी चंदे का केवल 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्चा किया जा सकेगा। यानी कि जैसे सैलरी होती है, ट्रैवलिंग होती है, मीटिंग होती है, मैनेजमेंट से जुड़े हुए खर्चे होते हैं। क्या सरकार ये नहीं जानती कि सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वर्क होते हैं, यानी कि उसके अंदर में कोई निर्माण कार्य नहीं होता, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर बदलना होता है, बार बार लोगों तक पहुँचना होता है, उन्हें प्रशिक्षित करना होता है, उन्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना होता है। क्या खुद सरकार की भी किसी विकास योजना में केवल 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर काम हो सकता है? ये बिना सिर पैर की शर्त केवल क्या भारत की एनजीओज की कमर तोड़ने के लिए ला दी गई है? हजारों सामाजिक कार्यकर्ताओं को हो सकता है इसकी वजह से अपनी नौकरियां गंवानी पड़े। दूसरी अजीबोगरीब शर्त यह है कि कोई भी संस्था उसको मिले हुए विदेशी चंदे का किसी अन्य सामाजिक संस्था के साथ में साझा करके इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या यह अलग से बताने की ज़रूरत है कि सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे के मिलकर अपने सहयोग से काम चलाती हैं? सरकार यहाँ तक कि अपनी कई योजनाओं में कई एनजीओ को साथ में लेकर काम करती है। ऐसे में विदेशी चंदे से चलने वाले प्रोजेक्ट में एक संस्था दूसरी संस्था को अगर साथ में लेकर काम नहीं कर पाएगी, तो क्या इससे भारत के सामाजिक प्रकल्पों का क्रियान्वयन असंभव नहीं हो जाएगा? एफसीआरए के कानून को पहले से ही काफी कड़ा बनाया जा चुका है। पिछले 8 सालों के अंदर में 19,000 सामाजिक संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। खुद यूनाइटेड नेशन की संस्था यूएन राइट्स ने इस पर चिंता जताई है कि भारत में सामाजिक संस्थाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में इन नियमों को और कड़ा करना क्या भारत की सामाजिक संस्थाओं का गला घोटना नहीं है? जब कई सामाजिक मसलों पर सरकार के पास कोई डाटा नहीं होता और सरकार ये कहकर बचकर निकल जाती है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, वहाँ ये सामाजिक संगठन अपने सर्वे, अपने रिसर्च के आधार पर सरकार के झूठ की कलई खोल देते हैं और सामाजिक समस्याओं और सरकार की नीतियों को, कमियों को वो उजागर करते हैं। ऐसे में आज हम अगर परिदृश्य देखें तो भारत के न्यूज़ चैनलों से, अखबारों से जनता के मुद्दे पहले ही गायब हो चुके हैं। जो भी थोड़ा बहुत सामाजिक सरोकार, सामाजिक विषयों पर आवाज एनजीओ उठा रहे हैं, उन्हें भी सुनियोजित तरीके से खामोश करने की तैयारी इस कानून के द्वारा की जा चुकी है। जब कोविड-19 के शुरुआती लॉकडाउन की स्थिति में सरकार को प्रवासी मजदूरों की कोई सुध नहीं थी, दूर दूर तक उनकी मदद के लिए सरकार आगे नहीं आ रही थी, ऐसे समय में भोजन हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या परिवहन हो, ये सारी जिम्मेदारी देश की छोटी मोटी सामाजिक संस्थाओं ने उठाई थी। ऐसा लगता है उनके इसी काम का इनाम सरकार उन संस्थाओं का गला घोट कर दे रही है क्या? अच्छे बुरे लोग दुनिया के हर क्षेत्र में होते हैं, राजनीति में भी होते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में भी होते हैं। अगर कुछ नेता बुरे हैं तो क्या हम पूरे संसदीय लोकतंत्र को बंद कर दें? जिस तरीके से सामाजिक संस्थाओं में कुछ गलत हरकतें हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, उसके लिए भारत के पूरे सामाजिक सेक्टर को, पूरे सोशल सेक्टर को तबाह करने की क्या आवश्यकता है? ये सवाल आज हमें सरकार से पूछने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ इस विषय पर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जानकारियाँ हम आपके लिए इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि इन विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार के माध्यम से नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है ये हमारा फ़र्ज़ है कि ये जानकारी हम आपके साथ साझा करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।